अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डॉक्टर इफ्तिखार इजाज़ और आज मैं आपको एजुकेट करना चाहूँगी कि चिकन पॉक्स या लाखड़ा काकड़ा क्या है। अक्सर ये एक कॉन्टीजियस या वबाई टाइप शक्ल में आता है। पाकिस्तान में काफ़ी बच्चों को होता है और आप इसकी इलामात यकीनन जानते हैं, समझते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ कन्फ्यूजन्स फैमिलीज़ के अंदर, पेरेंट्स के अंदर मौजूद होती हैं। वो कहते हैं कि ये चिकन पॉक्स है या ये मीज़ल तो नहीं है या कोई और वबाई बीमारी तो नहीं है। तो उस सिलसिले में मैं आपको चंद चीज़ों के लिए आगाही देना ज़रूरत समझती हूँ, जिसके अंदर आपने ये देखना है कि मीज़ल की वीडियो पहले आपने बहुत गौर से सुननी है और देखनी है, और फिर अपने ज़हन में वो डिफरेंसेस लाने हैं कि खसरे से क्या इलामात फ़र्क हैं और क्या चीज़ें हमें ज़हन में रखनी हैं। तो खसरे की अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको याद होगा, मैंने बताया कि पहले 3 C's याद रखने हैं, जिसमें खांसी है, नज़ले ज़ुकाम जैसी कैफियत यानी कुराइज़ा है, और कंजंक्टिवाइटिस है, रेडनेस आइज़ की हो जाती है, कफ कुराइज़ा कंजंक्टिवाइटिस। और उसके बाद स्टोरी स्टार्ट होती है जिसमें लाल रंग के निशानात, एक रैश बिहाइंड द ईयर्स, फेस से शुरू होते होते फिर पूरी बॉडी पे नीचे फैलता है। चिकन पॉक्स का मामला थोड़ा फ़र्क है। चिकन पॉक्स भी एक वायरस है, वैसा ही जरासीम है, उसी तरह छींकने से, खांसने से, सांस के ज़रिए दूसरे बंदे के अंदर जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले आपको लाल लाल निशानात ट्रंक के ऊपर नज़र आते हैं, यानी एब्डोमेन पे, पेट के सामने वाले हिस्से पे, चेस्ट पे, फिर ये बैक साइड पे जाएंगे, फिर फेस पे आ जाएंगे, आर्म्स एंड लेग्स पे भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट इनका इस तरीके से होना है। दूसरा, चंद दिनों के अंदर इसकी अशकाल तब्दील होंगी। पहले ये लाल लाल निशानात होंगे, उसके बाद पानी वाले छाले से बन जाएंगे जिनको वेजिकल बोलते हैं। वेजिकल चंद दिन रहेंगे तो फिर ये स्कैब्स बन जाएंगे, क्रिन टाइप, क्योंकि अब ये इसकी हीलिंग की फेज़ है। और आपको ये भी मद्देनज़र रखना है कि हो सकता है जिस्म के किसी एक हिस्से में ये स्कैब बन चुका हो, यानी क्रिन टाइप उसके ऊपर बन चुका हो, जबकि किसी दूसरी जगह पे अभी वो स्टार्ट हो रहा हो, अभी सिर्फ सुर्ख निशान, पैप्यूल जो जिल्द से थोड़ा सा ऊपर है, वो अभी बना हो। तो ये उसकी जो चेंजेस हैं, ये नेचुरल चेंजेस हैं। जब तक आखिरी स्कैब ड्राई होके ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ये मसला रहेगा। अच्छा, अब एज पेरेंट्स या एज केयर गिवर आपको क्या पता होना चाहिए और क्या एहतियात करनी है, क्योंकि जिस घर में और बच्चे हैं ख़ास तौर पे, तो बहुत चांस है कि किसी एक को अगर चिकन पॉक्स हुआ है तो वो दूसरों को स्प्रेड कर सकता है। उसके लिए आपने उस बच्चे को अलहदा रखना है, और ये कब रखना है, जब वो इलामात यानी सुर्ख निशानात, पैप्यूल बने, उससे 1 या 2 दिन पहले से लेकर जब तक वो आखिरी स्कैब खुश्क नहीं होता था, तब तक ये चांस रहेगा कि ये डिज़ीज़ एक्टिव है और ये दूसरे को लग सकती है। अच्छा, अब जब ये हीलिंग फेज़ पे भी आता है तो इसमें बहुत ज़्यादा बेचैन कर देने वाली ख़ारिश होती है, और बच्चे का दिल करेगा कि मैं इसको स्क्रैच करूं, छीलूं। जब वो ऐसा करेगा तो क्या होगा, वो स्कैब ऊपर से उतरेगी, यानी उसकी स्किन की कवरिंग उतरेगी, और फिर वहाँ पे बैक्टीरिया के प्रोलिफरेट होने के बहुत चांसेस हैं। सुपरेटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, जो बज़ाते खुद एक बड़ा मसला बन सकता है। तो इसके लिए आपने चंद तदाबीर या चंद प्रिकॉशंस यकीनन ज़रूर अपने बच्चे को समझानी है। सबसे पहले तो एज़ मदर आपका काम होना चाहिए कि आप बच्चे के नाखून अच्छी तरह काट दें, ट्रिम करें, ताकि अगर वो उसको बहुत इचिंग होती है, ख़ारिश होती है, तो वो नाखूनों से छील ना सके अपनी स्किन को। दूसरा, जो ऐसी सूरत-ए-हाल में काफ़ी सूदिंग होता है, जो बेचैनी दूर करेगा, वो कैलामाइन लोशन है या सारना लोशन के नाम से भी मिल जाता है, या इवन बेकिंग पाउडर भी, बाज़ दफ़ा ये टिप्स भी इस्तेमाल होती हैं, पानी में डाल के ऊपर लगाओ तो उससे भी कामिंग सी एक फ़ील आती है, और वो जो इचिंग इतनी ज़्यादा और बेचैनी हो रही होती है, तलखी होती है उन रीजन्स के अंदर, वो कम हो जाती है। तीसरा काम जो आप कर सकते हैं, अगर ये स्क्रैच करता है बच्चा, बहुत ज़्यादा उसको ख़ारिश और इचिंग हो रही है, तो आप उसको कोई एंटी हिस्टामीन, सेफ़ एंटी हिस्टामीन दे सकते हैं। उससे थोड़ी देर वो शायद सो ज़्यादा जाएगा, लेकिन कम से कम वो इस तकलीफ़ से बच जाएगा। और एक चीज़ का और ख़्याल रखना है कि ऐसी सूरत हाल में अगर साथ बुखार है
या पेन है तो बेहतर है आप एस्प्रिन को अवॉइड करें, आप पैरासीटामोल वगैरह दे दें। उसकी रीज़न कुछ और है, उसकी रीज़न ये है कि ये वायरस बाज़ दफ़ा ज़्यादा एक्टिवेट हो के कुछ और प्रॉब्लम उसकी वजह से बन जाती हैं, जैसे कि रीस सिंड्रोम वगैरह, जो इस वीडियो में आप उसके ऊपर कंफ्यूज ना हो। किसी वक्त मैं आपको इन डिटेल उसके बारे में बता दूंगी, लेकिन ये 4 चीज़ें आपने एटलीस्ट करनी है। अब रहेगी बात कि क्या कोई ऐसी एंटीवायरल हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है जो हम दे दें, तो एंटीवायरल ट्रीटमेंट्स ज़रूर हैं, लेकिन हर बच्चे को उसकी ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ उन बच्चों को देने की ज़रूरत होती है जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कमज़ोर है, या जिनको खुदा न खास्ता ये वायरस ट्रैवल करके CNS को इफ़ेक्ट कर गया और उसको साथ में मेनिंजाइटिस या गर्दन तोड़ बुखार वाली कैफियत या एंसेफेलाइटिस हो गया। ऐसी सूरत हाल में आप एंटीवायरल थेरेपी जो कि एसाइक्लोविर है वो दे सकते हैं, लेकिन वो अगेन आपका फिजिशियन, आपका पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट ही डिसाइड करेगा कि कितनी देनी है, कब देनी है, किस फॉर्म में देनी है, इंजेक्टेबल देनी है या मुँह के रास्ते देनी है। तो ये सारी इलामात आपने मद्देनज़र रखनी है, आपने ज़हन में रखना है, और आपने कोशिश करनी है कि अगर किसी बच्चे को एक घर के अंदर ये वबा आ गई है, ये बीमारी लग गई है, तो दूसरों को ज़रूर बचाइए और उसको कंफर्टेबल कीजिए। तो आपके अगर कोई सवालात हैं, कोई क्वेरीज़ हैं, तो आप ज़रूर पूछिए, आपको उनका जवाब मिल जाएगा।